हेलो बच्चों, आज हम एग्जाम सॉल्यूशन देखेंगे जो हमने 4 नवंबर शायद से 7 नवंबर को जो एग्जाम हुई थी उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। दिस टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा था, यहाँ पे कोई ट्रॉली है। ट्रॉली इज फिल्ड विथ सैंड विच इज मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ अ वेलोसिटी v0. A small hole is made and the base which leaks the sand out the constant rate. The sand leaks out which of the following is incorrect? और चार ऑप्शंस हमें दिए हैं। यहाँ पे दिया है the velocity of trolley increases, the velocity of trolley remains constant, the momentum of trolley is conserved, momentum of the trolley and the system remains conserved. ऐसा पूछा in the horizontal direction. हमें यहाँ पे incorrect statement find out करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये देखो ट्रॉली है, ये ट्रॉली के अंदर से सैंड लीक होना स्टार्ट होगी। सो ये बिफोर सैंड लीक ये वाली सिचुएशन है एंड आफ्टर सैंड लीक्स ये वाली सिचुएशन मैंने बताई है। सैंड लीक होने के कारण मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? हमने कहा होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा मोमेंटम कंजर्व? बिकॉज सैंड इज फॉलोइंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटी इज अ इंटरनल फोर्स। ग्रेविटी डज नॉट कंसिडर टू बी एज एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है यहाँ पे कोई, तो हम कह सकते हैं कि बिफोर सैंड लीक्स एंड आफ्टर सैंड लीक्स मोमेंटम इज कंजर्व। हमने कहा ठीक है, तो ये पहली स्टेप हमारी कवर होगी कि मोमेंटम इज कंजर्व। तो हमने कहा कि बिफोर मोमेंटम, बिफोर द सैंड लीक्स मोमेंटम क्या होगा? तो मान लो कि जो ट्रॉली और सैंड इनका पूरा मास है दैट इज m which is moving with a velocity v0. So mv0 is the momentum before the sand leaks is equals to momentum after the sand leaks. सैंड लीक होना स्टार्ट होगी तो पहले ये सिचुएशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे सैंड जब लीक होगी, ड्यू टू इनर्शिया द सैंड विल हैव द सेम वेलोसिटी एज ऑफ द ट्रॉली हैज। सैंड जो नीचे गिरेगी तो साथ ही साथ वो आगे भी चलेगी बिकॉज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इट हैज द वेलोसिटी v0। जैसे कि कोई बस के अंदर से कोई आदमी उतरता है तो बस चलती है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो जैसे ही एट द मोमेंट ये पैसेंजर चलती हुई गाड़ी से निकलेगा तो उसको भी स्पीड मिलेगी 20 मीटर पर सेकेंड। इसलिए हमने देखा है कभी ट्रेन और बस में से कोई आदमी उतरता है तो थोड़ा सा जर्क उसे बैठता है, वो गाड़ी के साथ थोड़ा आगे जाता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल मूव। तो हमने कहा द सैंड इज लीकिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v0, जो इसकी पहली वेलोसिटी। अभी क्या होगा? सैंड जैसे लीक हो गई तो इसका मास कम हो जाएगा। ये जो ट्रॉली के अंदर सैंड थी उसका मास कम हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी चेंज होगी नहीं होगी, हमने कहा हमें पता नहीं, उसको नाम देते v डैश। तो हमें अभी यहाँ पे मेन मोटो हमारा है कि इसके सैंड का मास कैसे निकाले। वो निकालने के लिए यहाँ पे सैंड इज लीकिंग आउट एट अ कांस्टेंट रेट, ये टर्म हमें हेल्प करेगी। तो हमने कहा कि रेट ऑफ लीक, उसको कोई नाम देना था सिंबॉलिकल, मैंने कहा कि म्यू। रेट ऑफ लीक क्या होगा? दैट इज केजी पर सेकेंड। कितना रेट से सैंड गिर रही है, 1 ग्राम 1 सेकेंड में या 5 ग्राम 1 सेकेंड में, वो रेट हम कैसे बताएंगे? केजी पर सेकेंड से। सो अगर केजी पर सेकेंड से मुझे मास फाइंड आउट करना है तो मुझे उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो मास लीक्ड आउट हो गया है वो निकालने के लिए सबसे पहले रेट ऑफ लीक निकाला हमने, दैट इज म्यू, दैट इज केजी पर सेकेंड उसका यूनिट। उसी को अगर टी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मान लो कि टी टाइम में इतना मास लीक हो गया, तो अगर इसको टाइम से मल्टीप्लाई करने से मतलब हम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट वाइज देखो सेकंड और सेकंड कट हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा? सिर्फ केजी। तो हेंस रेट ऑफ लीक को अगर हम मास टी टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो म्यू इंटू टी बन जाएगा। और म्यू इंटू टी हमें क्या बताएगा? दिस इज द अमाउंट ऑफ मास लीक आउट इन टाइम टी। सो टोटल एम मास में से ये म्यू टी अगर माइनस कर देंगे तो बचा हुआ मास मुझे मिलेगा। तो ये जो बचा हुआ मास है वो कितना होगा? m माइनस म्यू इंटू टी। व्हाट इज म्यू? म्यू इज द रेट ऑफ लीक ऑफ सैंड इनटू टाइम, दैट इज टोटल मास ऑफ द लीक्ड सैंड। तो मोमेंटम आफ्टर लीक कैसे लिखेंगे? देखो अभी दो सिचुएशन बन गई, सैंड का मास, सैंड का मोमेंटम, और बचे हुए सैंड दैट इज ऑन द ट्रॉली उसका मोमेंटम। तो ये जो है m माइनस म्यू टी वो क्या है? दिस इज द मास ऑफ द रिमेनिंग सैंड ऑन द ट्रॉली इनटू उसकी वेलोसिटी v डैश, प्लस सैंड इज आल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, उसका मास कितना है? म्यू इंटू टी इंटू उसकी वेलोसिटी इज v0। नाउ इसको अभी सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, वी गॉट दिस टर्म, और ये तो एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा। हमने v0 की टर्म एक जगह पे लिखी, सो आई एम ब्रिंगिंग दिस टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई यहाँ पे। एंड व्हाट इज लेफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड? दिस इज द टर्म। लेफ्ट हैंड साइड में से v0 और v0 कॉमन आ गया, तो v0 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा? m माइनस म्यू टी। राइट हैंड साइड में v डैश कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा m माइनस म्यू टी।
तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड में से m-μt कट हो गया. सो v नॉट इज इक्वल्स टू v डैश, मतलब ट्रॉली की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी दो द सैंड इज लीकिंग फ्रॉम द ट्रॉली. सो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इनकरेक्ट, दैट स्टेटमेंट वही फाइंड आउट करना था. इनकरेक्ट कौन सा है? 1, तो उसे टिक लगा देंगे. हेंस द ऑप्शन 1 इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन. सो इन द सेकंड क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला सेंटेंस है, द इंटरनल फोर्स कैन चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. नहीं, कोई बॉम्ब है, बॉम्ब का एग्जांपल हमने लिया. बॉम्ब जब एक्सप्लोड हो जाता है, बॉम्ब एक्सप्लोड होता है बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस. सो इंटरनल फोर्सेस के कारण बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, तो हमने फिर भी मोमेंटम कंजर्व किया था ना. m1u इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ऐसा लिख सकते हैं हम. सो और यू कैन टेक दिस एग्जांपल, सैंड यहाँ से लीक हो रही है. सो सैंड इज लीक हो रही बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स, ग्रेविटी इज एक्टिंग, स्टिल वी हैव कंजर्व द मोमेंटम. सो मोमेंटम कब कंजर्व नहीं होता? जब एक्सटर्नल फोर्स वहां पे प्रेजेंट हो. तो गलत जवाब ऑप्शन ए. ऑप्शन बी को छोड़ो, पहले ऑप्शन सी को देखते हैं. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम विल ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. बोल रहे कि जितना भी तुम किसी सिस्टम के ऊपर काम करोगे वो पूरा काम काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा. हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता. एग्जाम्पल हमने प्लॉट किया. यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच है जिसका मास m है, और स्प्रिंग के ऊपर अगर हम F फोर्स लगाएंगे तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा ये जो वर्क डन अप्लाइड बाय दिस फोर्स F ऑन द सिस्टम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. नहीं, क्यों? क्योंकि सम पोर्शन ऑफ वर्क डन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. So some portion of work done is in potential energy, not all the portion is in kinetic energy. Hence option C is not correct. Work done by internal force on a system will always equals to 0. ये भी गलत है. इंटरनल फोर्स के कारण वर्क डन होता है. देखो, कोई बॉम्ब का फूटना, कोई बॉम्ब फूटता है तो इंटरनल फोर्स ने काम किया, और ये जो पोर्शन है, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है. सो इंटरनल फोर्स के कारण वेलोसिटी जो मिलती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, तो बॉडी स्टार्ट्स मूविंग. सो यू कैन नॉट से कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज 0. नो. सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. व्हाट इज दैट? इंटरनल फोर्स कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. यस, दैट्स ट्रू. बॉम्ब को फोड़ दो, इंटरनल फोर्स के कारण बॉम्ब फूटा. ये दोनों रेस्ट में थे, पहले रेस्ट में था, इसके दो पीसेस बन गए. एक पीस पीछे जा रहा है, एक पीस आगे जा रहा है. इसका मास m1, इसका मास m2, इसका m मास था. दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v2. दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ internal forces. So internal forces can change the kinetic energy. Yes, option B is correct. So mass is distributed uniformly over a thin square plate. If two endpoints of a diagonal are minus 2, 0 and 2, 2, what are the coordinates of center of mass of the plate? तो यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट दी है जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड वी ऑलरेडी नो जो बॉडी जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करता है. तो यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ये है, और गिवन इंफॉर्मेशन है उसके जो दो डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स है, दीज आर लाइक दिस, -2, 0 एंड 2, 2. तो वी कैन से ये दो डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स के एग्जैक्टली सेंटर में हमारा सेंटर ऑफ मास आएगा. सो वी नो द फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास फॉर द मिड पॉइंट फॉर्मूला इज, ये दो जो कोऑर्डिनेट्स है उनकी एडिशन डिवाइडेड बाय 2 x कोऑर्डिनेट देगा, y कोऑर्डिनेट के एडिशन डिवाइडेड बाय 2 y कोऑर्डिनेट देगा. x1 को 2 पुट किया, x2 को -2 पुट किया, यहाँ से ये x मिला 0, y को हमने पुट किया, y1 को हमने पुट किया 2 और 0. सो यहाँ पे 2 एंड 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1. इसलिए इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है 0, हमारे पास एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में पूछा है a particle of mass m traveling along the x-axis with a speed v0 shoots out 1/3 of its mass with a speed 2v0 along y direction. The velocity of the remaining piece is, मतलब एक कोई मास m है जिसकी वेलोसिटी v0 है, along the x-axis चल रहा है, चलते चलते इट शूट्स आउट, मतलब फट गया होगा. एक कंपोनेंट इसका जा रहा है y डायरेक्शन में जिसका मास है 1/3 ऑफ m दैट इज m/3 और उसकी वेलोसिटी है 2v0. जो दूसरा सेकंड पार्ट होगा, मतलब दो टुकड़े हो रहे हैं, तो सेकंड पीस का वेलोसिटी हमें पूछा है, एंड वी डोंट नो वेदर इन विच डायरेक्शन दिस सेकंड पार्ट इज मूविंग. सो लेट्स कंसीडर द सेकंड पार्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. You can consider it in any direction because we don't know that unknown where it is going.
सो हमने कहा कि इसका एक कंपोनेंट Vx ले लो, एक कंपोनेंट Vy ले लो। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स के कारण ये हुआ है, मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा अलोंग ऑल द डायरेक्शन। सो लेट्स से मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन इज कंजर्व। सो इसका मोमेंटम बिफोर explosion, that is mv naught, is equals to, in the x direction, this remaining portion का मास कैसा होगा बाय द वे, m minus m/3, that is 2m/3. So इसका मास 2m/3 into horizontal direction में velocity vx. Remember we are solving for x direction only, don't take for y direction. So यहाँ से vx आ गया 3v0/2. Another, let's consider momentum along y direction. Let's conserve the momentum along y direction. Initially कोई y direction में नहीं जा रहा है, तो ये 0 लिखा हमने. So this part is moving along positive y direction, m/3 into 2v0, m/3 into 2v0. And this particle is, we considered it is moving in upward direction, so 2m/3 into vy, 2m/3 into vy. यहाँ से vy हमने निकाला, वो आया माइनस v0. तो ये जो v है, इसके दो कंपोनेंट हमें मिल गए, vx एंड vy. तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, v इज इक्वल टू vx आई कैप प्लस vy j कैप. सो vx कितना है, 3v0/2. vy कितना है, माइनस v0, सो माइनस v0 j कैप. मतलब एक्चुअली में ये कहा जाएगा vx पॉजिटिव है, मतलब ये x डायरेक्शन बराबर है, vy निगेटिव, मतलब ये यहाँ पे नीचे है. तो एक्चुअली द सेकंड पार्ट शुड मूव हियर, बट हमने कंसिडर यहाँ किया था. फाइनली ये माइनस आने के बाद हमें पता चला द मास इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन पर्टिकुलरली. ठीक है, विद वेलोसिटी 3/2 आई कैप माइनस j कैप. कोई तुम्हें पूछेगा इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितने वेलोसिटी से जा रहा है, तो तुम कैसे निकालोगे, इस v0 को कॉमन ले लोगे, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड देगा वेक्टर से. ठीक है, राइट. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. सो यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन दिया है, तुम वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड कर लेना. यहाँ पे बोलते हैं कि व्हेन द बी ब्लॉक इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, जब ये ए ब्लॉक को हिट करेगा तो स्प्रिंग को भी कंप्रेस करेगा, और इस स्प्रिंग का कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा इफ इट हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन मीटर. ए और बी दोनों के मासेस दिए हैं, दिस इज 1 kg. ब्लॉक बी आल्सो हैज अ मास ऑफ 1 kg. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे. द बी ब्लॉक बिफोर हिटिंग द ब्लॉक ए and after hitting the block A, momentum कंजर्व होगा. So before hitting the block A, momentum सिर्फ B block के पास है, इसलिए mb into v0. After hitting, दोनों साथ में चलेंगे with a common velocity v, इसलिए ma plus mb into v. यहाँ से v फाइंड आउट कर लिया, that is 1 मीटर पर सेकेंड. अब अभी एनर्जी कंजर्व करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से. जब ये बी ब्लॉक स्प्रिंग को टच करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी बी ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी. स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी बी ब्लॉक की दोनों के कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी में आगे चली जाएगी. तो हमने कहा कि बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज ओनली विथ बी ब्लॉक, दैट इज हाफ mb into v0 स्क्वायर, इज इक्वल्स टू व्हेन द ब्लॉक कोलाइड्स बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, तो कंबाइंड की काइनेटिक एनर्जी हाफ ma plus mb into v स्क्वायर, प्लस ये जो कुछ काइनेटिक एनर्जी बी ब्लॉक की है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है जो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, तो हाफ kx स्क्वायर. वैल्यूज हमने पुट कर ली, mb पता है, v0 पता है, ma पता है, mb पता है, k पता है, तो x यहाँ से हमने निकाला, दैट इज 10 सेंटीमीटर आफ्टर कैलकुलेशन. सो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दो मासेस हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं विद सेम वेलोसिटी, कैरीज द सेम मास. जब कोलिजन होगा दे रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड. हमें इम्पल्स बताना है, इम्पल्स इम्पार्टेड बाय ए ऑन बी और बी ऑन ए. तो इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. तो कोई भी एक बॉडी ले लो, उसका इम्पल्स निकालते हैं. आई एम गोइंग विद बॉडी ए. तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज 6 इंटू उसकी मास था, उसका मास था 0.05 इंटू वेलोसिटी 6, तो आया 0.30 kg मीटर पर सेकेंड. फाइनली द मोमेंटम ऑफ द सेम बॉल विच इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो इसलिए माइनस 0.30 आएगा. चेंज इन मोमेंटम करेंगे तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, माइनस माइनस विल बिकम माइनस 0.60 kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन C is correct. So in the very interesting question, the next one, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर लेना. यहाँ पे राइफल जिसका मास कैपिटल M दिया है, यूजलेस था ये डेटा. ये राइफल, उसमें से स्मॉल m मास की गोली निकल रही है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है कैपिटल M. जब गोली निकल रही थी
तब ब्लॉक के बीच में और गोली के बीच में दिया था डिस्टेंस कैपिटल डी। जब गोली डी डिस्टेंस आगे आ गई, तो गोली जब डी डिस्टेंस आगे आ गई तो हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताया। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बुलेट ब्लॉक सिस्टम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताओ, ठीक है। और 4 ऑप्शंस दिए, फ्रॉम द बुलेट, फ्रॉम द ब्लॉक, फ्रॉम द बुलेट, फ्रॉम द ब्लॉक। ब्लॉक से लेकर कितना डिस्टेंस पे या बुलेट से लेकर कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है। तो हमने कहा लेट्स से द सेंटर ऑफ मास इज हियर। ये सिचुएशन देखेंगे जब डी डिस्टेंस गोली आगे आ गई, मतलब पोजीशन 2 पे आ गई, तब सेंटर ऑफ मास से ये बुलेट का डिस्टेंस मान लो x है, और सेंटर ऑफ मास से इस ब्लॉक का डिस्टेंस देख लेते हैं कि वो क्या है। तो वो कितना होगा, हमने कहा कि अगर ये डिस्टेंस x है और बुलेट और ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस कितना है वो पहले फाइंड आउट करेंगे। 2-3 ही डिस्टेंस है, थोड़ा खाली दिमाग से देखो तो समझ में आएगा। डी डिस्टेंस ये आगे आ गया, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पहले डी था, अभी डिस्टेंस स्मॉल डी आगे आ गया, मतलब बुलेट और ब्लॉक के बीच में कितना डिस्टेंस बचा। सो हमने कैपिटल डी में से स्मॉल डी को हटा देंगे तो बचेगा डी माइनस स्मॉल डी, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यू पोजीशन ऑफ द बुलेट एंड द ब्लॉक इज डी माइनस स्मॉल डी। सो डी माइनस स्मॉल डी कहां से आ गया, ये समझ में आ गया। अभी मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास से बुलेट का डिस्टेंस है x, तो सेंटर ऑफ मास से ब्लॉक का डिस्टेंस कितना होगा। तो हमें इन दोनों का टोटल डिस्टेंस पता है यहां से यहां तक, दैट इज डी माइनस स्मॉल डी। उसमें से x को हटा दो, क्या बचेगा, डी माइनस स्मॉल डी माइनस एक्स, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द ब्लॉक m। हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड सेंटर ऑफ मास को एज अ रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो इफ यू कंसिडर सेंटर ऑफ मास एज अ रेफरेंस पॉइंट, द सिचुएशन विल लुक लाइक दिस। Bullet is at a distance x towards the left of the center of mass and the block is at a distance d minus small d minus x at a right hand side of the center of mass, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो 0 है, तो डिनोमिनेटर उधर जाके 0 हो जाएगा। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, 0 इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2। तो यहाँ पे हमने पुट किया ये 0, तो ये 0 इज इक्वल टू m1 x1, दिस इज m इंटू माइनस एक्स। माइनस क्यों लिया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पीछे जा रहे हैं और वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट के पीछे नेगेटिव, रेफरेंस पॉइंट के आगे पॉजिटिव, सो कैपिटल m इंटू डी माइनस स्मॉल डी माइनस एक्स किया, और वहां से x का आंसर हमने निकाला, दैट इज m इंटू डी माइनस डी अपॉन m प्लस m। सो व्हाट इज x इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, कहां से, बुलेट से। सो बुलेट से हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है, d माइनस डी इंटू कैपिटल M अपॉन m प्लस स्मॉल m, दैट इज द आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए 10 है वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। थैंक यू सो मच।